नमस्ते बच्चों। फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 चल रहा था अपना, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था। अवशोषण और अधिशोषण में मैंने अंतर बता दिया था। देखो, ये चैप्टर अपने दैनिक जीवन में काम आने वाला बहुत अच्छा चैप्टर है। सिर्फ इसके शब्दों पे ध्यान रखना है। क्या करना है अपन को? सिर्फ इसके शब्दों पर ध्यान रखना है। थोड़े शब्द हैं, वो शब्द थोड़े नए लग सकते हैं, बाकी दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला है। अब जैसे उदाहरण पढ़ते हैं, पर क्या पढ़ेंगे? उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एल्युमिनियम जेल लेंगे, सिलिकॉन जेल। ठीक है, जेल एक तरीके से एक पेस्ट होता है। मैं जानता हूँ वायद तो अधिकतर जानते होंगे, क्योंकि जेल का अपन ने ज़्यादातर सर्दियों में भी यूज करते हैं, बालों में लगा लेते हैं। वो क्या है, अपने बालों में नमी बनाए रखते हैं। बिना नहाए ऐसे लगते हैं, नहाए हुए से लगते हैं। पेस्ट होता है एक तरीके से। अब एल्युमिनियम जेल, सिलिकॉन जेल, अब ये जेल क्या करते हैं? जो आसपास की नमी है, नमी का अधिशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अधिशोषण कर लेते हैं। अगर कोई नमी में कोई वस्तु उपस्थित है, अपन ने जैसे मान लो नोट भीग गया, क्या हो गया? भीग गया। उसके आसपास क्या है? नमी। अगर उसको एल्युमिनियम जेल या सिलिका जेल के पास रखेंगे तो उसकी नमी को क्या कर लेगी? सोख लेगी। क्या कर लेगी? सोख लेगी। और वो नोट अपने जो है, रुपए हैं, वो आसानी से सूख जाएंगे। एल्युमिनियम जेल, सिलिकॉन जेल, ये क्या करते हैं? नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। भाई, अधिशोषण में क्या हो रहा था? अधिशोषण में अधिशोषक की सतह पर अधिशोष से अधिशोषित हो रहे थे। भाई, ये अधिशोषक है। इस पे ये सूक्ष्म कण है, जैसे अपने चौक से मैंने जो ये लिख रखा है, ये सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म बिल्कुल ये चिपका हुआ है। तो अधिशोषक की सतह पर अधिशोष का चिपकना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। भाई, यही तो था, अधिशोषक प्लस अधिशोष से। ठीक है, ये क्या था? अधिशोषण। ठीक, अब जेल है, सिलिका है, इसकी सतह पर नमी क्या हो रही है? अधिशोषित हो रही है, यानी चिपक रही है। तो एक उदाहरण ये हो गया। एल्युमिनियम सिलिका जेल कई बार पूछ लेते हैं, एल्युमिनियम जेल या सिलिका जेल का उपयोग क्या होता है? तो इन आसपास की नमी को क्या कर लेती है? अधिशोषित कर लेती है। नंबर 2 है रंजक। नंबर 2 है रंजक, मैथिलीन ब्लू। कौन सा ब्लू? मैथिलीन ब्लू। ये क्या करता है? रंजक मैथिलीन ब्लू रंगीन कर देता है विलयन को, रंगीन विलयन बना देता है। रंगीन विलयन, सॉरी विलयन। ठीक है, रंजक का मतलब होता है रंग प्रदान करने वाला। कौन? रंग प्रदान करने वाला। रंजक होते हैं रंग प्रदान करने वाला। एक इसी रंजक में से एक मैथिलीन ब्लू होता है। इसको जब पानी में घोला जाता है तो ये ब्लू रंग एक रंगीन विलयन दे देता है। इस तरीके से नहीं होता जैसे रोबजा होता है। रोबजा की बोतल होती है, अगर उसको अपन पानी में डाल दिया जाता है तो गुलाबी गुलाबी कलर देने लग जाता है। और भी अच्छा रंजक के बारे में मैं बताऊं आप लोगों को। हालांकि
बहुलक नामक वो दैनिक जीवन में रसायन लास्ट चैप्टर है तुम्हारा, उसमें पूरा टॉपिक है रंजक। आप लोगों ने वो तो देखा होगा, नील, सामान्य कपड़ों में नील डालते हैं उसको कलर देने के लिए। क्या करते हैं अपन, जैसे ही उस नील को अपन पानी में डालते हैं नीला नीला हो जाता है, और फिर उसमें कपड़े को डाल दिया जाता है तो कपड़े पे नीला रंग चढ़ जाता है। वो नीला क्यों चढ़ जाता है, क्योंकि वो जो नील है वो नीला रंग प्रदान करता है। जो रंग प्रदान करने वाले क्या कहलाते हैं, रंजक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, रंजक कहलाएंगे। अब ये इनका बन गया रंजक मैथिलीन ब्लू, जो रंग प्रदान करके क्या बना लेगा, रंगीन विलयन बना लेगा। अगर इसमें जानतव्य चारकोल, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली चारकोल होती है, जनतव्य चारकोल, जनतव्य चारकोल को अगर डाल दिया जाता है तो ये विलयन क्या, रंगीन से रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो रंग उत्पन्न करने वाला ये है ना, मैथिलीन ब्लू के वो हैं कण है जो रंग उत्पन्न करने वाले, उनको चारतव्य क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। चार जानतव्य चारकोल क्या कर लेगी, उनको अधिशोषित कर लेती है। क्या कर लेगी, अधिशोषित कर लेगी। देखो ये उदाहरण है, ज्यादा मैंने नोट्स आप लोगों को मिल ही गए हैं, उनमें लिखा हुआ है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ना है कि ये किस काम करता है, ये कैसे काम करता है। और देखो शर्करा का अपरिष्कृत रंगीन विलयन होता है। क्या होता है, रंगीन विलयन होता है। अगर उसमें डाल दिया जाए जानतव्य चारकोल, बहुत इंपॉर्टेंट है जानतव्य चारकोल, जानतव्य चारकोल, तो ये विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है। क्योंकि जो रंग उत्पन्न करने वाले रंजक होते हैं, जिनके कारण रंग होता है, उनको क्या कर लेगा, ये अधिशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा, ये जानतव्य चारकोल अपनी सतह पर अधिशोषित। अब जो रंग प्रदान करते हैं, जिनकी वजह से रंगीन है, उसी को कर ले। अगर मान लो एक फूल है, फूल की वजह से एक पादप है वो रंगीन दिखाई दे रहा है, अगर उस फूल की वो पत्तियों को, जो रंग बिरंगी पत्तियां, उन्हीं को अपन तोड़ लेंगे, उन्हीं को हटा लेंगे, ऐसे ही अधिशोषित कर लेता, अपनी सतह पर खींच लेता है, तो रंगीन कहाँ से देगा। इसी तरीके से ये क्या करता है, जनतव्य चारकोल अधिशोषित करके नहीं, रंगीन कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे वो क्या हो जाता है, रंगीन विलयन बन जाता है, कलरफुल से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ये गैसों को भी अधिशोषित कर लेता है, गैसों का भी दाब घटा देता है, जिसके कारण ये गैसों को भी अधिशोषित कर लेता है। ये पढ़ लिए उपयोग। अब है ऊष्मा, अधिशोषित ऊष्मा है जो एक मोल गैस कणों के अधिशोषण पर उत्पन्न ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा, मुक्त होने वाली ऊर्जा, सॉरी, ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। जैसे मैंने बताया था जिस दिन PTNI पर H2 गैस क्या होती है, अधिशोषित होती है। क्या होगी, सतह पर अधिशोषित होगी। अगर H2 की एक मोल, H2 गैस के एक मोल अधिशोषित होते हैं,
अधिशोषण के बाद ये क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ऊर्जा उत्सर्जित करने के कारण ही ये ऊष्मा क्षय प्रक्रम होता है, अधिशोषण। मैंने कल परसों रोज बताए हुए होगा स्टार्टिंग में। और जितनी वो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, ऊष्मा या मुक्त ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊष्मा या मुक्त ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है।